कभी कभी जीने से ज्यादा इंसान को मरना आसान लगता है, मगर क्या हो अगर किसी के मरने की ख्वाहिश ही उसके लिए आफत बन जाए। और हम यही देखने वाले हैं हमारी आज की मूवी डोंट मूव में। और मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मूवी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को रिवॉर्ड करें। मूवी के स्टार्ट में हम आरिस नाम की औरत को देखते हैं जिसके बेटे की हाल ही में क्लिफ से गिरने से डेथ हो गई थी। अब देखा जाए तो ये आरिस और उसके हस्बैंड की लापरवाही का ही नतीजा था और यही रीजन था जिस वजह से आरिस खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। अब दुख इतना बड़ा था कि उसकी वजह से वो जिंदा ही नहीं रहना चाहती थी, जिस वजह से वो भी उसी क्लिफ से कूद के अपनी जान देना चाहती थी। और इसी फीलिंग के चलते वो एक दिन सुबह उठ के अपने बेटे का फेवरेट टॉय अपने साथ लेके निकल पड़ती है उसी क्लिफ पे जाने के लिए। और घर से निकलते वक्त वो अपना फोन भी घर में ही छोड़ जाती है, जिसके बाद वो ड्राइव करके उसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे ये हादसा हुआ था। वहाँ पे आरिस ने अपने बेटे की याद में मेमोरियल भी बना रखा था। साथ ही पेड़ पे बने अपने हस्बैंड और उसके लव इनिशियल्स के नीचे वो अपने बेटे का इनिशियल भी बना देती है, जिसके बाद वो उसी क्लिफ पे जाके वहाँ से कूदने के लिए खड़ी हो जाती है। अब उसे डर भी लग रहा था, मगर ये जिंदगी भी उसके लिए बेकार हो चुकी थी। अब इससे पहले वो हिम्मत करके कूदती कि तभी वहाँ पे रिचर्ड नाम का आदमी आ जाता है और वो आरिस को ऐसे खड़ा देख उससे बातें करने लगता है। खैर आरिस उसकी बातों का जवाब नहीं दे रही थी, मगर फिर भी वो उसे अपनी स्टोरी बताता है कि काफी टाइम पहले उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था, मगर उस एक्सीडेंट में सबसे बुरी चीज जो हुई थी वो थी कि उस वक्त उस कार में उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी और वो उस एक्सीडेंट को सर्वाइव नहीं कर पाई थी। अब उसकी कहानी सुन के आरिस को अचानक से एहसास होता है कि रिचर्ड भी उसी की तरह काफी दुखी है, इसीलिए वो भी अपने बेटे की मौत की पूरी कहानी उसे सुना देती है। जिसे सुन रिचर्ड उसे कहता है कि मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं मरने से, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, हाँ मगर एक बार ये दिन जरूर देख लो जो कि इतना ज्यादा खूबसूरत है। अब ये कह के रिचर्ड वहाँ से चला जाता है और उसकी बातों का आरिस पे ऐसा असर होता है कि वो फिलहाल मरने का प्लान कैंसिल कर देती है और वो भी उसी के पीछे पीछे वापस घर जाने के लिए चल देती है। जिसके बाद वॉक करते हुए दोनों अपनी कार के पास पहुंचते हैं और रिचर्ड को बाय बोल आरिस अपनी कार में बैठने के लिए चली जाती है, लेकिन रिचर्ड की कार की वजह से आरिस की कार का पूरा गेट खोल नहीं पा रहा था। और ये देख रिचर्ड अपनी कार पीछे करने की बजाय अपनी कार से एक अम्ब्रेला निकाल के उसके पास आ जाता है। अब उसे अपने पास देख के आरिस थोड़ा कंफ्यूज होती है, साथ ही वो उसे कहती है कि कोई नहीं, मैं दूसरी तरफ से कार में चली जाऊंगी। मगर इतनी देर में रिचर्ड अपना अम्ब्रेला उसके पेट में लगा देता है। दरअसल वो अम्ब्रेला नहीं बल्कि एक स्टन डिवाइस था, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से आरिस बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है वो रिचर्ड की कार की बैक सीट पे बंधी हुई पड़ी थी। होश में आते ही वो फौरन अपनी स्मार्ट वॉच से इमरजेंसी हेल्प को बुलाने की कोशिश करती है, मगर ये देख रिचर्ड उसे याद दिलाता है कि उसका फोन उसके पास नहीं है। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि यहाँ पे कहीं वाईफाई नहीं है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि जंगल में उसका एक कैबिन है जहाँ वो उसे ले जा रहा है ताकि वो पूरा वीकेंड उसके साथ गुजार सके। और वहीं आरिस ने घर से निकलते वक्त अपनी पॉकेट में एक नाइफ रखा था, जिसे निकाल के वो चुपचाप जिप टाई को काटने लगती है। इसी बीच रिचर्ड की बातों से पता चलता है कि वो ये काम पहली बार नहीं कर रहा है, बल्कि इससे पहले भी वो कई मासूम लड़कियों को अपना शिकार बना के उन्हें मार चुका था। वहीं जैसे ही आरिस अपने हाथ की टाई खोलती है वो फौरन उस पर उसी चाकू से अटैक कर देती है, जिस वजह से कार सीधे एक पेड़ से जाके टकरा जाती है। अब लकीली इस एक्सीडेंट में आरिस को तो कुछ नहीं हुआ था, मगर रिचर्ड के सर में चोट लग गई थी। खैर मौका देख के आरिस वहाँ से भागने की कोशिश करती है कि तभी रिचर्ड झपट के उसे पकड़ लेता है और इसी लड़ाई के चलते दोनों कार के बाहर जाके गिरते हैं। जिसके बाद आरिस उसे चाकू दिखा के वार्न करती है कि अगर वो उसके पास आया तो वो उसे मार देगी। अब ये सुन रिचर्ड उसे कहता है, कमाल की बात है, थोड़ी देर पहले तो तुम मरना चाह रही थी, तो अब क्या प्रॉब्लम है। जिसके साथ ही वो उसे कहता है, वैसे अगर तुम बच के भागना चाहो तो भी नहीं भाग सकती हो। ये कह के वो उसे एक इंजेक्शन दिखा के कहता है, तुम्हारी बॉडी बहुत ही जल्दी शट डाउन होने वाली है। एक्चुअली उसने आरिस को रिलैक्स करने के लिए एक खास तरह का इंजेक्शन दिया था, जिसका असर स्टार्ट होते ही 20 मिनट में उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाएगी। अब ये सुनते ही वो वहाँ से भागने लगती है और रिचर्ड उसे भागता देख उसे कहता है, भागने से असर और जल्दी होगा, वैसे भी 1 घंटे में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा और फिर पूरे वीकेंड के लिए तुम सिर्फ मेरी होगी। वहीं भागते भागते आरिस को एहसास होता है कि ड्रग ने अपना असर चालू कर दिया है, इसीलिए वो 20 मिनट का टाइमर लगा लेती है। जिसके बाद वो एक बार और भागना शुरू करती है, मगर थोड़ी देर
देर में उसे एहसास होता है कि उसके एक पैर में भी ड्रग का असर शुरू हो चुका है, जिस वजह से उसका पैर मूव नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से वो अब भाग नहीं सकती थी। इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए एक पेड़ की रूट में छुप जाती है। वहीं रिचर्ड भी उसे ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच चुका था और उसे अपने इतने पास देख के भी आरिस खुद को शांत रखती है। मगर प्रॉब्लम तब होती है जब आरिस के फेस पे चींटियां चढ़ जाती हैं। अब वो चींटियों को भी हिम्मत करके झेल रही थी, मगर तभी कुछ चींटियां उसकी नाक में चली जाती हैं, जिस वजह से उसकी चीख निकल जाती है और उसकी चीख सुन के रिचर्ड भी उसे देख लेता है। मगर इससे पहले वो उसके पास आके उसे पकड़ता, आरिस हिम्मत करके खुद को घसीटती हुई पास बहती नदी में कूद जाती है और रिचर्ड उसे पानी में बहता देख सिर्फ उसे ये कह पाता है कि तुम तैर नहीं सकती हो। मगर इस साइको के हाथ से मरने से तो उसके लिए बेहतर था पानी में डूब के मरना। वहीं लकीली पानी के बहाव के साथ वो एक किनारे पे पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी वॉच में अलार्म बजने में तकरीबन सिर्फ अभी 2 मिनट बचे थे, जिसके बाद वो पूरी तरह से पैरालाइज हो जाएगी। वो फिर भी अपने आखिरी सेकंड तक खुद को घसीटते हुए एक जगह पे पहुंचती है जो कि किसी का फार्म था और तब तक टाइम भी पूरा हो जाता है। अब उसकी बॉडी ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था, ऑल्दो वो सब कुछ देख सकती थी। वहीं उस फार्म का ओनर बिल जब घास काट रहा होता है तो उसकी नजर आरिस पर पड़ जाती है और उसे देख वो उससे पूछता है कि आखिर वो कहाँ से आई है। मगर जब वो आरिस को जवाब देता नहीं देखता तो वो उसे सीधा लिटा देता है और तब वो नोटिस करता है कि आरिस उसे देख पा रही थी, जिसके बाद वो उससे पूछता है क्या तुम मुझे सुन भी सकती हो, जिसे सुन के वो एक बार अपनी पलक झपका देती है। अब ये देख बिल उससे पूछता है क्या तुम अपनी बॉडी को मूव कर सकती हो, जिसपे आरिस 2 बार अपनी पलक झपका देती है। ये देख के वो समझ जाता है कि उसका आंसर नहीं है, इसलिए अब बिल उसे कहता है मैं तुम्हें पहले घर लेके जाऊंगा, उसके बाद मैं वहाँ पे पुलिस को बुला लूंगा। जिसके बाद वो एक कार्ड की हेल्प से उसे अपने घर के अंदर ले जाता है। अब इससे पहले वो पुलिस को कॉल करता कि तभी उसके डोर पे नॉक होती है और नॉक सुनते ही आरिस समझ जाती है कि नॉक करने वाला रिचर्ड ही है। इसीलिए वो अपनी पलकें बार बार झपकने लगती है और उसे ऐसा करता देख बिल भी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। खैर अब गेट तो खोलना ही था और गेट के बाहर रिचर्ड ही खड़ा था, जो उसे देखते ही कहता है कि अभी मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है और तब मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही थी, मगर फिर वो अचानक से कहीं गायब हो गई है, क्या आपने उसे देखा है। अब ये सुन बिल उसे कहता है रुको जरा, मुझे तुम्हारी हेल्प के लिए किसी को बुलाने दो। अब ये कह के वो घर के अंदर जाके पुलिस को कॉल करने लगता है कि तभी वो देखता है कि रिचर्ड उसके घर में ही घुस आया है। अब उसे देख बिल उसे घर के बाहर जाने के लिए कहता है, मगर रिचर्ड उसके सामने ड्रामा करते हुए कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं घर के अंदर कैसे आ गया हूँ। और ये कहते कहते लगे हाथों वो घर में आरिस को ढूंढ भी रहा था, मगर उसे आरिस कहीं पे भी नहीं दिखती है। एक्चुअली गेट खोलने से पहले बिल ने आरिस को सोफे के पीछे छुपा दिया था। अब रिचर्ड को घर में आरिस को ढूंढता देख बिल उसे कहता है कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। और ये सुन रिचर्ड रोने का नाटक करते हुए कहता है कि उसकी वाइफ और उसके बीच में झगड़े होते रहते हैं, मगर वो फिर भी अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि जब एक्सीडेंट के बाद वो होश में आया था तो वो कहीं गायब हो गई थी, तो हो सकता है कि कहीं उसे वापस से दौरा न पड़ गया हो। जब उसे दौरा पड़ता है तो वो बिल्कुल सुन पड़ जाती है। ये कहने के बाद वो बिल से उसका फोन मांगता है, ये कह के कि उसका फोन कहीं गायब हो गया है। अब बिल को भी उसकी बातें सुन उस पर ट्रस्ट होने लगता है, जिस वजह से वो उसे बताने ही वाला होता है कि आरिस कहाँ है कि तभी रिचर्ड का फोन रिंग करता है, जिससे बिल को समझ आ जाता है कि अभी तक उसने जो भी कहा था वो सब कुछ एक झूठ था। अब जैसे ही उसका भांडा फूट जाता है वो बिल से अपने असली रूप में आके पूछता है कि उसने आरिस को कहाँ छुपाया है। और ये सुन बिल उसे कहता है तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुमसे डर जाऊंगा। ये कहते ही वो पुलिस को फोन कर देता है और ये देख रिचर्ड उस पर हमला कर देता है, मगर बिल भी कुछ कम नहीं था, वो रिचर्ड को बहुत मारता है। मगर एक पॉइंट पे रिचर्ड के हाथ में चाकू लग जाता है, जिससे वो बिल को मार देता है और उस वजह से बिल की डेथ हो जाती है। वहीं आरिस भी ये सब कुछ देख रही थी, उसके सामने ही बिल मरा हुआ पड़ा था। दूसरी तरफ बिल के फोन करने की वजह से वहाँ पुलिस आने वाली थी, इसलिए रिचर्ड घर में तेल छिड़क के वहाँ पे आग लगा देता है, जिसके बाद वो घर के बाहर जाके बिल का ट्रक लेके वहाँ से जाने लगता है। वहीं इतनी देर में आरिस की उंगलियों में भी थोड़ी जान आने लग गई थी, जिस वजह से वो खुद की जान बचाने के लिए घर के ब्लाइंड्स को ओपन और क्लोज करने लगती है, ताकि रिचर्ड उसे देख के उसे अपने साथ ले जाए। फिर जब उसकी बॉडी प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाती तो वो उससे फाइट करके खुद की जान भी बचा सकती थी, मगर फिलहाल उसका इस आग से बचना जरूरी था। दूसरी तरफ ट्रक में बैठा रिचर्ड भी ब्लाइंड्स को नोटिस कर लेता है, जिसे देख वो समझ जाता है कि आरिस घर के अंदर ही है
और वो फौरन घर के अंदर जाके आयरिस को अपने साथ घर के बाहर ले आता है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ लेके निकल जाता है कि तभी रास्ते में रिचर्ड को उसकी बेटी ओलिविया का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि इस वीकेंड वो और उसकी मॉम जंगल में बने कैबिन में उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आने वाले हैं। अब ये सुन रिचर्ड बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका प्लान था इस वीकेंड आयरिस के साथ उस कैबिन में ऐश करने का। इसीलिए वो अपनी वाइफ लिजी से कहता है कि इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैं अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहता हूँ, मगर उसके लिए मुझे हर वीकेंड अकेले ही कैबिन में टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। अब खैर अभी तक तो हम भी समझ चुके हैं कि वो हर वीकेंड किस तरह का टाइम अकेले में स्पेंड करना चाहता है, लेकिन उसकी वाइफ उसके सारे मंसूबों पे पानी फेरते हुए कहती है मुझे कुछ नहीं पता, बस हम आ रहे हैं। जिसे सुन उसे मजबूरन अपनी वाइफ के प्लान को हाँ कहना पड़ता है। जिसके बाद कॉल काट के उसकी नजर फ्यूल टैंक पे पड़ती है, तो उसे पता चलता है कि कार में पेट्रोल खत्म होने वाला है, इसलिए वो रास्ते में एक पेट्रोल पंप पे रुक के पेट्रोल भरने के बाद शॉप के अंदर पेमेंट करने के लिए जाता है। वही कार में बैठी आयरिस पूरी कोशिश कर रही थी कि कोई उसे नोटिस कर ले कि तभी वहाँ पे एक बच्चा आता है। खैर अब वो बच्चा तो कुछ समझ नहीं पाता, मगर तभी उसके पीछे उसकी मॉम आके उसे कहती है कि स्ट्रेंजर्स के पास खड़े मत हुआ करो। और तभी रिचर्ड ट्रक में वापस आके आयरिस को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद वो उसी स्पॉट पे पहुँचता है जहाँ पे उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था, और वो वहाँ पहुँच के अपनी कार चेक करता है, मगर एक्सीडेंट की वजह से उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी कार को टो करके अपने साथ ले जाएगा। लेकिन इतने में वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो रिचर्ड को कहता है कि किसी ने इस ट्रक का नंबर बता के हेल्प के लिए कॉल किया था। दरअसल पेट्रोल पंप पे जिस औरत ने आयरिस को देखा था वो उसे देख के समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है, इसलिए उसने फौरन पुलिस को कॉल कर दिया था। अब इंस्पेक्टर की बात सुन रिचर्ड उसे कहता है हेल्प तो नहीं चाहिए, एक्चुअली मेरी वाइफ ने काफी ज्यादा पी रखी है। अब ये सुन इंस्पेक्टर उससे उसका नाम पूछता है, जिसे सुन रिचर्ड उसे अपना नाम एंड्रू बताता है, जिसके साथ ही वो इंस्पेक्टर को अपनी आईडी भी देता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका असली नाम एंड्रू ही था। जिसके साथ ही वो उसे बताता है कि सुबह शराब पी के उसकी वाइफ कार लेके निकल गई थी और उसने नशे में इस पेड़ पे कार मार दी, इसीलिए वो अपने फ्रेंड बिल से उसका ट्रक लेके आया था ताकि वो अपनी कार को वहाँ से टो करके ले जा सके। जिसे सुन पुलिस वाला उसे कहता है मगर जो कॉल हमारे पास आई थी उसके हिसाब से तो तुम थोड़ी देर पहले अपनी वाइफ के साथ पेट्रोल पंप पे थे। अब इस वजह से इंस्पेक्टर को उसकी बातें काफी कॉन्ट्रडिक्टरी लग रही थी। वही तब तक कार में बैठी आयरिस का भी हाथ थोड़ा मूव करने लग गया था, जिसकी हेल्प से वो कार की विंडो नीचे कर देती है। और जब इंस्पेक्टर उसे ऐसा करता देख उसके पास आता है तो उसे देख आयरिस उसे हेल्प करने के लिए बोलती है। अब इससे पहले इंस्पेक्टर अपनी गन निकाल के उसे पकड़ता कि तब तक रिचर्ड उसके सर पे एक हुक से मार मार के उसका सर फाड़ देता है, जिससे उसकी भी डेथ हो जाती है। जिसके बाद वो ऑफिसर को अपनी कार में डाल के उसकी और अपनी कार में आग लगा के वहाँ से एक बार और निकल जाता है। वहीं ये सब कुछ रिचर्ड जब कर रहा था तब आयरिस ने ड्रग वाला सिरिंज उसकी कार से चुरा लिया था और रास्ते में आयरिस उसे कहती है क्या हुआ, आज चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रही है क्या? अब ये सुन वो कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए, मगर फिर भी आयरिस उसे प्रोवोक करते हुए कहती है जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तब से ही तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या? अब ये सुन रिचर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कार रोक के उससे कहता है नहीं, उसके बाद तो मैं असली खुद को पहचान पाया। अब ये सुन आयरिस उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहती है तुम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो, बट अगर तुम ये सब कुछ करते रहे तो बहुत जल्द तुम उसे खो दोगे, और मैं जानती हूँ कि बच्चा खोने का गम क्या होता है। मगर ये सब सुन के भी रिचर्ड नहीं रुकता और उसे कैबिन ले जाने की बजाय वो उसे एक लेक पे ले आता है। एक्चुअली प्लान चेंज था। अब फैमिली के आने की वजह से वो कैबिन में जाके उसके साथ वीकेंड तो एंजॉय कर नहीं सकता था, इसीलिए वो उसे सीधे उसकी लास्ट डेस्टिनेशन पे ले आया था। मगर तभी मौका मिलते ही आयरिस उसके पैर में इंजेक्शन लगा देती है, लेकिन उसका थंब अभी भी उतना स्टेबल नहीं था कि वो उस इंजेक्शन को उसे इंजेक्ट कर पाती। और ये देख रिचर्ड उसके हाथ से इंजेक्शन लेके उसे खाली कर देता है और उसे ऐसा करता देख आयरिस उसे कहती है अगर मुझे मारना ही था तो तुमने सुबह मुझे मरने क्यों नहीं दिया? जिस पर रिचर्ड उसे कहता है कि मगर मैंने तुम्हें मरने से रोका भी कहा था, शायद यही तुम्हारी किस्मत थी। ये कह के वो आयरिस को एक बोट में डालता है, जिसके बाद वो उसे लेके लेक के बीच में पहुंच जाता है ताकि वो वहाँ पानी में फेंक के उसे मार सके। अब आयरिस को भी सुबह तक मरना तो था, मगर उसे ऐसी मौत भी नहीं चाहिए थी। और तभी वो नोटिस करती है कि रिचर्ड की बेल्ट में एक चाकू और गन लगी हुई थी, जिसे देख वो उसके सामने रोने का नाटक करने लगती है और रोते हुए वो उसे अपनी पॉकेट से उसके बेटे की बोट निकाल के उसे देने के लिए कहती
होती है। अब ये सुन रिचर्ड उसके पास जाके उसकी पॉकेट से बोट निकालने लगता है कि तभी वो उसका चाकू निकाल के उसकी गर्दन में मार देती है और चाकू लगते ही रिचर्ड जल्दी से अपनी गन निकालता है उसे मारने के लिए, मगर तभी आयरिस बोट को जोर जोर से हिलाने लगती है, जिससे डिसबैलेंस होके रिचर्ड ही पानी के अंदर गिर जाता है और उसकी गन बोट में ही गिर जाती है। अब रिचर्ड बोट में वापस आने की कोशिश करता है कि तभी आयरिस गन उठा के उसे शूट कर देती है और लकीली रिचर्ड को गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वो एक बार फिर पानी में गिर जाता है। खैर वो अभी भी जिंदा था और अपनी जान बचाने के लिए वो बोट पे आने की बजाय किनारे पे जाने लगता है। वहीं उसके पानी में गिरते ही आयरिस खुश हो जाती है क्योंकि फाइनली अब उसकी जान बच चुकी थी, मगर तभी वो नोटिस करती है कि जो गोलियां उसने चलाई थी उसमें से कुछ गोलियां बोट पे भी लग गई थी, जिसकी वजह से बोट में पानी भरने लगता है। अब क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से अभी भी सही नहीं हुई थी, इसलिए बोट के साथ साथ वो भी पानी में डूबने लगती है और धीरे धीरे वो पूरी तरह से पानी में डूब जाती है कि तभी अचानक दवाई का असर और कम होने की वजह से वो पानी के ऊपर आ जाती है, जिसके बाद तैर के वो किनारे तक पहुंचती है, जहां वो देखती है कि रिचर्ड भी पानी के किनारे पड़ा तड़प रहा था और उसे ऐसे देख के वो उसके पास जाती है, जहां वो देखती है कि रिचर्ड की हालत काफी ज्यादा खराब थी, जिस वजह से वो मरने ही वाला था और उसे ऐसा देख के वो उसे थैंक यू बोल के वहाँ उसे ऐसे ही मरता छोड़ वहाँ से चली जाती है। अब अगर ये रिचर्ड की ही लैंग्वेज में कहो तो ये शायद उसी की किस्मत थी। वहीं आयरिस को जीने का एक नया मौका मिल गया था और अब वो इस मौके को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती थी और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।